तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन वाला आपका अपना चैनल। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ मैं आज डिमांड मतलब बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने पिक कर लिया है आज। तो ये पहला सिलेबस है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, इसको मैं जो कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। आप लोग और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम बता दो। 3 सब्जेक्ट के नाम अपने बता दीजिएगा जो भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं जिस बच्चों का ज़्यादा सब्जेक्ट वही बच्चे एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा बच्चों ने किया होगा तो उस सब्जेक्ट पहले हम उठाएंगे और आपको उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाती है, इसीलिए उन्होंने सब्जेक्टिव पेपर बोला था, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर बोला था, लेकिन अब फिर से एमसीक्यू वाले पैटर्न पे वापस आ गए हैं। तो आपकी यूजी एग्जामिनेशन सारे के सारे एग्जामिनेशन यूजी के एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होने वाले हैं, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के। चलिए शुरू करते हैं। डिमांड टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्टिंग है। सप्लाई अगली वीडियो में, लेकिन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पूरी चीज़ें आपके लिए कवर कराई जाएंगी एक वीडियो में मात्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, लास्ट तक जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो की सभी जानकारियाँ और सभी पूरे सिलेबस के बीए को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए हम देखते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड होता है एन इफेक्टिव डिजायर फॉर एनी थिंग्स कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड क्या है? एक इफेक्टिव डिजायर है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रभावी इच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिमांड उस चीज़ की इफेक्टिव डिजायर है, मतलब बहुत ज़रूरत है। ठीक है, प्रभावी इच्छा, किसी भी चीज़ के लिए प्रभावी इच्छा, जिसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब देखिए आप। इट मीन्स डिपेंड, इट रिवील्स ऑन इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब अ कंज्यूमर डिजायर एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। इसका अर्थ यह है कि यह उन आर्थिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो उपभोक्ता की किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए कीमत चुकाने की इच्छा को तत्परता का वर्णन करते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हो, डिमांड क्या है, ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। तो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स डैश डिस्क्राइब अ कंज्यूमर डिजायर, मतलब कंज्यूमर की डिजायर, इच्छा पे कंज्यूमर की, एंड उसकी विलिंगनेस टू पे अ प्राइस, मतलब उसकी जो कीमत को उसको देने की, किसी भी चीज़, जैसे मैं 10 रुपये की कोई चीज़ ले रहा हूँ, मेरी उतनी औकात है लेने की कि नहीं लेने की, तो विलिंगनेस टू पे, कीमत चुकाने की इच्छा। ठीक, टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज। ठीक, चलिए आते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो आपका डिफिनेशन बना है इन्हीं चीज़ों से बना है मिलके। तो अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपकी एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और जिसका अगर कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप ये सब चीज़ें लिख के आओगे तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक, और इसको मैंने शॉर्ट में बता भी दिया है क्या है, जैसे एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत की बात मत हो। आइए देखते हैं। डिजायर टू एक्वायर अ कमोडिटी। ठीक है, डिजायर टू एक्वायर अ कमोडिटी, और ये कमोडिटी जो है भाई, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, आवास प्राप्त करने की इच्छा लिखा हुआ है यहाँ। 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा सा प्रिंटिंग इशू था वहाँ पे उसको हमने सही कर दिया है। डिजायर टू एक्वायर अ कमोडिटी, पहले आप लोग देख लो क्या है। 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, तो डिमांड के 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, मांग के 5 तत्व, हिंदी वालों के लिए नहीं लिखा हुआ है, मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, ये बेसिक इंग्लिश आपको आती भी होगी। डिजायर टू एक्वायर अ कमोडिटी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। ठीक, विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर इट, इसके लिए कीमत चुकाने की इच्छा। एबिलिटी टू पे फॉर इट, इसके लिए भुगतान करने की क्षमता। द कमोडिटी बी परचेज एट अ गिवन प्राइस, वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाएगा। एंड अंडर अ गिवन टाइम, और एक निश्चित समय के अंदर। तो भाई क्या होते हैं 5 एलिमेंट्स? तो 5 एलिमेंट्स डिमांड के होते हैं, 5 तत्व डिमांड के होते हैं कि आपको किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसके लिए आपकी इच्छा जो है कीमत को उसके चुकाने की भी इच्छा हो, कि आपको ऐसा मतलब है कि इसका प्राइस ज़्यादा मांग रहे हैं, आपके पास पैसा है लेकिन आपको लग रहा है इसका प्राइस ज़्यादा मांग रहे हैं। ठीक है, तो विलिंगनेस, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको पे करने के प्राइस की। ठीक, फिर आपकी औकात भी होनी चाहिए, मतलब उसकी क्षमता होनी चाहिए आपकी कि आप उतना प्राइस आपको दे सकें आप उसको। ठीक, फिर आपके लिए वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाएगा। द कमोडिटी भी परचेज एट अ गिवन प्राइस, फिर हम उस वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर खरीदेंगे। एंड अंडर अ गिवन टाइम, और एक निश्चित समय के अंदर। आइए इसको हम शॉर्ट में अब आपको बता देते हैं। इसका हम पूरा जो हमने ये 5 वर्ड्स लिखे हैं, 5 एलिमेंट्स, इनको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विल टू स्पेंड, मतलब मांग इक्वल टू इच्छा प्लस भुगतान करने की क्षमता प्लस खर्च करने की इच्छा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। डिमांड इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। थोड़ा सा देखो भाई,
आप लोग को ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, ये लाइन पे हूँ मैं, ठीक। डिमांड इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी शुड ऑलवेज हैव अ रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम। तो क्या है, डिमांड क्या है, एक एब्सोल्यूट टर्म है, मतलब एक निरपेक्ष शब्द है। मांग एक निरपेक्ष शब्द नहीं है, यह एक सापेक्ष अवधारणा है। किसी समुदाय के लिए मांग में हमेशा कीमत और समय का संदर्भ होता है, संबंध होता है, ठीक है। शुड या फिर संदर्भ या संबंध जो भी होना चाहिए आप मान सकते हो, ठीक। तो डिमांड एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब एक सापेक्ष। निरपेक्ष मतलब होता है जैसे सिर्फ और सिर्फ अपने एक आदमी खड़ा है उसके लिए, रिलेटिव मतलब दो लोगों से रिलेट किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक। तो डिमांड क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी शुड हैव ऑलवेज अ रेफरेंस टू प्राइस एंड टाइम, जिसका हम लोग रिलेट किससे करते हैं, प्राइस और टाइम से रिलेट करते हैं, ठीक। अब डिमांड की डिफिनेशन देख लीजिए आप। डिमांड फॉर अ कम्युनिटी इज डिजायर टू परचेज ऑफ अ कम्युनिटी विथ अ सफिशियंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी। तो डिमांड क्या है, डिमांड किसी वस्तु की मांग, प्राप्त क्रय शक्ति के साथ वस्तु खरीदने की इच्छा और पैसा खर्च करने की इच्छा है। डिमांड क्या है, डिजायर टू परचेज अ कम्युनिटी, मतलब किसी चीज़ की को खरीदने की इच्छा, डिजायर, एंड आपके पास सफिशियंट परचेजिंग पावर है, या और आपके पास आपकी इच्छा है उस परचेजिंग पावर से उस मनी को देकर खरीदने की जो भी वस्तु है, ठीक, या सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, डिमांड कर्व आपके लिए, ठीक। तो डिमांड कर्व इज द कर्व विच शो द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी दैट अ पार्टिकुलर कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट डिफरेंट प्राइजेज। मांग वक्र वह वक्र है जो किसी समुदाय को विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें एक विशेष उपभोक्ता विभिन्न कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में हम शो करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी आप मान सकते हो, डेट अ पार्टिकुलर कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट अ डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है। इसको मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा सॉल्व बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा ग्राफ के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे ग्राफ नहीं है उसका, पीछे हम चलेंगे तो ग्राफ मिलेगा आपको, वहाँ मैं समझा दूंगा डिमांड कर्व होता है क्या है, ठीक है। आइए, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, या फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आप कर सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कर्व या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कर्व। आपके जो डीडीयू के सिलेबस में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लिखा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी खुद की निजी, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, निजी, डिमांड मीन्स मांग, निजी मांग, ठीक। तो निजी मतलब सिर्फ एक लोग के ऊपर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जैसे आप कंज्यूमर हो तो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी मांग। फिर उस वस्तु के मूल्य के ऊपर डिपेंड करेगी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, जो अन्य वस्तु का मूल्य है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी मैं बताता हूँ। जैसे चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय का प्राइस बढ़ जा रहा है तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी गुड्स की भी आपके लिए यहाँ से आपको पता चलता है कि दोनों में रिलेशन है, ठीक। आगे चल के मैं इसको और अच्छे से पढ़ाऊँगा, जब आपको बताऊँगा मैं दो गुड्स के बारे में, कितने टाइप्स के गुड होते हैं, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा इन सब चीज़ों का, जैसे इंडिपेंडेंट कमोडिटी होती है, डिपेंडेंट कमोडिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तीन चीज़ के, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सिट्यूट गुड्स, तब आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तो आप समझ लो बस, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है, समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूँ। फिर उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे अगर भले ही चाय की वैल्यू बढ़ रही है, दाम बढ़ रहा है, कॉफ़ी भले ही कम है उससे, लेकिन बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है उनको चाय के बिना रहा नहीं जाता, तो लोग चाय ही पियेंगे चाहे जितनी प्राइस बढ़ जाए उसकी, बहुत लोग ऐसा करते हैं। दैट्स इट। एक्सेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, जैसे अपेक्षा होती है किसी चीज़ की, जैसे कि आज कोई बोले कि भाई नमक की शॉर्टेज होने वाली है और नमक 10 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन अब वो नमक 100 रुपये किलो मिलने लगेगी 10 दिन बाद से, नमक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो एक्सपेक्टेशन आ गई, तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है इसकी वजह से भी, अपेक्षाएँ हैं लोगों की, ठीक। आगे देखते हैं मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड में सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। तो जनसंख्या का आकार, मार्केट डिमांड में हम देखेंगे पहली चीज़, मार्केट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, इसको इतना हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं भाई, मार्केट मतलब मार्केट ही होता है, बाजार, बाजार की मांग, बाजार मांग कह सकते हो आप, ठीक। मार्केट डिमांड के लिए साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसी हिसाब से डिमांड होती है चीज़ों की, ठीक है, ये आप कर सकते हो गैस। फिर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इनकम का तो मोर डिमांड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो लेस डिमांड। आय का वितरण, समान वितरण अधिक मांग, असमान वितरण कम मांग, मतलब
क्या है इसका, अब आपको हम समझाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है आय का वितरण। आय कैसे वितरण हो रही है, जैसे हम हैं, आप हैं, आपका एक मित्र है, अगर सबके पास 500 रुपये हैं तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड, एक चीज़ वो अगर मैं नमक लूँगा तो वो भी नमक लेगा, उसको भी ज़रूरत है, और तीनों लोग नमक लेंगे, 10-10 का 30 पैकेट नमक लेंगे। अगर जैसे मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, आपके पास, आपके दोस्त के पास पैसे नहीं हैं, सिर्फ आपके पास पैसे हैं, तो आप 500 रुपये हैं, लेकिन आपके पास 1500 रुपये हैं, लेकिन आपको डिमांड कितनी करनी है, आपको 1 किलो नमक चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा हो गया है तो आप सोचोगे लाओ 1.5 किलो ले लेते हैं, 2 किलो ले लेते हैं, लेकिन 3 किलो तो नहीं लोगे, ठीक है। इससे हमको पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर सब में अच्छे से इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, सबके पास बराबर पैसे हैं, तो ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। और अगर सबके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण रहेगा तो मांग कम हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, डिमांड फंक्शन देखते हैं। डिमांड फंक्शन, आइए देख लेते हैं इसको। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसके एक एक्सप्रेशन पे ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपका एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है यहाँ। डी इक्वल टू पी एक्स पी नॉट टी, ए पी नॉट है, एक्स के पास पी नॉट फिर टी, और डी इक्वल टू एफ पी। आगे मैं बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये 2 चीज़ें आप कहीं नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो पूरा बनाइए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपके हर जगह काम आएगा, पीजी में भी काम आएगा, और आप लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। नेट JRF में भी आपके काम आएगा ये चीज़ें, लेकिन इतना लिख लीजिएगा। और अब मैं बताता हूँ पी क्या है, पी एक्स क्या है, पी नॉट क्या है, टी क्या है, सब बताऊँगा। आइए पढ़ते हैं इसको। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस, पी। डिमांड एक फंक्शन है प्राइस पी का, ठीक। पी से प्राइस हो गया, वाई से इनकम हो गया, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स कैसे, किस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है, पी नॉट से, एंड टेस्ट टी से, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज। तो डिमांड इज फंक्शन ऑफ पी एक्स पी नॉट टी, ठीक। व्हेन इनकम प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड टेस्ट आर गिवन, द डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू एफ पी। अगर प्राइस ऑफ अदर गुड दिया हुआ है हमको, मतलब कांस्टेंट है, उसका टेस्ट भी कांस्टेंट है, तो डिमांड फंक्शन किस पे निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज एट अ गिवन प्राइजेज एज पर मार्शलियन एनालिसिस। तो ये मार्शलियन एनालिसिस को, मार्शल के एनालिसिस को, जो डिमांड का एनालिसिस किया था उन्होंने, उसको उसी को दिखा रहा है, वही डिमांड फंक्शन उन्हीं की थ्योरी है। डिमांड फंक्शन किसने दिया है, आप बोल सकते हो मार्शल ने दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक। तो आइए हिंदी वालों के लिए पढ़ लेते हैं। मांग मूल, मांग का मूल पी से, आय वाई है, अन्य वस्तु पी नॉट, और स्वाद टी से डिनोट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। तो कीमतों का फलन है, तो इसको डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी नॉट टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब अन्य वस्तुओं और स्वाद की आय कीमतें दी जाती हैं तो मांग फलन डी इक्वल टू एफ पी हो जाता है। वही यहाँ पे भी है, यह मार्शलियन विश्लेषण के अनुसार किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा को दर्शाता है। तो मार्शल ने क्या कहा, विश्लेषण के अनुसार किसी वस्तु की खरीदी दी गई मात्रा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, मात्रा, कितना लिया जा रहा है चीज़ें। टाइम 13 मिनट 7 सेकंड हो चुके हैं, तो मैं कंप्लीट करने 20 मिनट में इसको कंप्लीट करके कवर कर लूँगा, जहाँ तक कवर होता है, या फिर लॉ ऑफ डिमांड पे ही छोड़ दूँगा। आगे के अगले वीडियो में देख लीजिएगा, पार्ट 2 बन जाएगा इसका, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चे देखते नहीं है। मांग का नियम क्या है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंट विद अ फॉल इन अ प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद अ राइज इन अ प्राइस। तो मांग का नियम कहता है कि अन्य चीज़ें समान होने पर किसी वस्तु की मांग कीमत में गिरावट के साथ बढ़ती है और कीमत में वृद्धि के साथ घटती है। अब ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। आइए मैं इधर दिखाता हूँ। पहले लिखा हुआ लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, मीन्स सब चीज़ कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है आप देख लो यहाँ से, प्राइस नहीं कांस्टेंट है और सब कुछ कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पर। अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड टेस्ट सब कांस्टेंट, ठीक। आइए यहाँ पे, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कांस्टेंट। उसके बाद डिमांड जो है गुड का एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ता है, बढ़ती है, एक्सटेंड करती है, ठीक। एंड प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन प्राइस, और अगर राइज करता है प्राइस तो कॉन्ट्रास्ट कर जाती है। इसका एक ग्राफ है, आगे मैं उसको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ग्राफ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो उसमें भी घबराइएगा नहीं, यहाँ आ जाते हैं अपन। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो मांग किसी उत्पाद की कीमत, उपभोक्ता की आय, स्वाद और वरीयता, भविष्य की उम्मीद आदि पर कार्य करती है, जिसे स्थिर माना गया है। तो डिमांड क्या है, ये जो मैंने पहले बोला, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट माना जाएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट माना गया है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट माना गया है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कांस्टेंट माना गया है।
आइए आगे देखते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ मैंने इन सिंपल वर्ड लिख दिया इंपॉर्टेंट है, उसको रट लेना आप लोग, ठीक है। एमसीक्यू यहीं से बनेगा। अभी को हम आसानी से समझाएं तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है या स्पष्ट करता है। मतलब वी कैन से डैट लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगा। अगर आप देखोगे नमक मोर कंपनी का नाम नहीं लेते हैं अपन, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि आप अगर देखोगे कोई ऐसा चीज़ देखते हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ठीक है, उस पर अगर आप देखो तो वहाँ अगर उसकी प्राइस बढ़ती है या किसी भी चीज़ की आप प्राइस, नमक की मान लेते हैं अपन, नमक की प्राइस अगर बढ़ रही है, तो जब ज़्यादा नमक की प्राइस बढ़ती है तो लोग यूज कम करना कर देते हैं। जैसे अगर आप प्याज खरीदने जाते हो, जब प्याज 120 रुपये किलो हो जाता है तो आपके घर में आप मार्केट जाते हो तो 3 दिन में प्याज मंगाया जा रहा होता, तो जब घर वालों को पता चलता है प्राइस बढ़ रही है तो यूज़ कम करते हैं उसका, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। 3 दिन में जहाँ आप रोज़ लेने जा रहे थे प्याज, वहाँ 5 दिन में 7 दिन में लेने जाओगे। यहाँ पे 1 किलो प्याज ला रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आधा किलो ही प्याज ले आओ, आपकी कैपेसिटी उतनी मत हो, ठीक है। इससे हमको पता चलता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। यही बोला गया है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल ने भी डिफिनेशन दिया है इस पे लॉ ऑफ डिमांड पे, उन्हीं का लॉ ऑफ डिमांड उन्हीं का है, तो इसको डिफिनेशन उनके याद नहीं रखेंगे अपन, बस पढ़ना है क्योंकि वही चीज़ उन्होंने बोली है जो मैंने बताया अभी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांड इंक्रीजेज विद फाइल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस बीइंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मार्शल के अनुसार मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में गिरावट के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ जाती है। वही भी बोल रहे हैं, देखो कीमत में गिरावट हो रही है तो मांग की मात्रा बढ़ जा रही है, ठीक। यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, कीमत में गिरावट के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ जाती है। डैट अमाउंट डिक्रीजेज विथ फॉल इन प्राइस, ठीक है, एंड विथ डिमिनिशेस विथ प्राइस इन प्राइजेस, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट करने में इशू आता है, आप लोग समझदार समझ सकते हैं, ठीक। तो ये भी यही कह रहे हैं, प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होती है, मांग बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, ठीक। अब एक्सेप्शंस पे आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? इग्नोरेंस। अब कोई जैसे रेशनल व्यक्ति अगर नहीं है, मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब कोई पागल है, उसको क्या पता भाई 10 रुपये मिलना चाहिए, 20 रुपये मिलना चाहिए, तो उसको मन किया ले लिया, बात खत्म। अज्ञानता, इग्नोरेंस, या उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का कोई ज़्यादा है नहीं, आप छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ऐसे याद रखो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कुछ प्रदर्शन, ठीक। फिर द गिफन पैराडॉक्स, ये भी आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ है तो कोई बताने का कोई दुख नहीं बनता अपने को, बस याद रखना है गिफन का विरोधाभास। फियर ऑफ शॉर्टेज, ये आप समझ सकते हो, जैसे कोविड के टाइम में भी हुआ था, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, पैरासीटामॉल नहीं मिल रहा था, तो उसकी प्राइजेस बढ़ गई थी। एक्सपेक्टेशंस थे, एक्सेप्शंस थे वो, फियर ऑफ शॉर्टेज, लोगों को लगा कम हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, मैं मर जाऊँगा, मुझे कोविड हो गया तो पैरासीटामॉल नहीं मिला तो, ठीक है। मैंने वीडियो में आपसे ऊपर कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड नीचे समझा दूंगा, ठीक। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आइए, ग्राफ है इसका, ठीक है, थोड़ा सा आइए, ठीक। यहाँ पे हाँ, तो देख सकते हो आप, यहाँ यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है नीचे, ठीक, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अगर यहाँ देखो प्राइस आपका बढ़ रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, ए टू बी जा रहा है प्राइस, ठीक। तो आपकी डिमांड क्या हो रही है? ये जो लाइन है ये डिमांड को प्रदर्शित कर रही है, प्रदर्शित कर रही है डिमांड, ठीक। तो ये देखो अब डिमांड बढ़ कैसे रहा है, जब प्राइस हमारी बढ़ रही है, इधर जा रही है प्राइस, ठीक, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले इतना था जब प्राइस बढ़ी, जब प्राइस कम थी, अब देखो डिमांड कम होते चला जा रहा है। अब यहाँ आ गया है, जब प्राइस इतना ऊपर पहुँच गई है तो डिमांड 1 पे आ गया है। वैसे यहाँ डिमांड देखोगे 5 पे था, जब प्राइस कम थी तो 5 पे डिमांड आ रहा था, और जब डिमांड बढ़ा, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, ये जो डिमांड की आपकी लाइन है इस पर भी ध्यान से आप देखते रहो, इसको देखो, जब प्राइस यहाँ पहुँच गया है तो डिमांड आपका कम हो गया है, ठीक है, और जब प्राइस यहाँ था तो डिमांड आपका ज़्यादा था, ठीक, 5 था अब 1 हो गया, ठीक। अब आते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो आइए यहाँ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ ए से बी की तरफ प्राइस जा रहा है, मैंने एरो दिखा दिया है, अगर आपको फिगर में जो बना उससे ना दिख रहा हो तो, ठीक। तो डिमांड प्राइस कम हो रही है यहाँ पर, तो डिमांड देखो पहले प्राइस यहाँ पे थी,
ठीक है, ए पे, तो डिमांड कितना है 1 है। अब जब प्राइस बी पे आई, ठीक, तो डिमांड देख सकते हो 5 पे है, तो डिमांड बढ़ रहा है, तो एक्सपेंड भी कर रहा है। अगर आप देखो तो एक्सपेंशन हो रहा है ना यहाँ, उसी को हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कह सकते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड भी है, उसका फिगर मैंने नहीं बनाया, इतने सारे फिगर्स बनाए, उसमें ही आप समझ सकते हो। वहीं पे मैं बता भी दिया हूँ डिमांड कहाँ बढ़ रही है कहाँ घट रही है, बस यहाँ पे मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक, तो ये फिगर देख सकते हैं आप, डिमांड यहाँ कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। बस ये फिगर आपके पूछ सकता है दिखा कैसे कि यहाँ डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक, तो देखो पहले यहाँ था डिमांड, ठीक, ओहो ऐसे बनाएंगे हम ना, इधर है फिर इधर है, तो डिमांड ये बढ़ता जा रहा है। जब इस तरफ रोटेट कर रहा है डिमांड, मतलब बढ़ रहा है आपका। ठीक है, इस तरफ डिमांड कर्व आपका घूम जा रहा है, ठीक, राइट की तरफ, तो आपका डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है। अगर ये लेफ़्ट की तरफ आता तो डिक्रीज़ करता। ठीक है, यही है इंक्रीज इन डिमांड में, और कुछ है नहीं। अब आगे आपका बचेगा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अगले वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। पूरा डिमांड ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट या 15-20 मिनट का वीडियो भी हो सकता है, देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, बहुत मेहनत लगता है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।